हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्त काल। गुप्त काल से संबंधित हम 50 प्रश्नों की श्रृंखला इसमें कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है कि गुप्त शासक किसके सामंत थे। गुप्त काल जब मैंने पढ़ाया था तो एक एक पॉइंट मैंने उसमें समझा करके बताया था कि कौन सी चीज कहाँ है, कैसे है, क्यों है। तो उसी पर आधारित प्रश्न है, गुप्त शासक किसके सामंत थे। तो गुप्त शासक जो है वो कुषाणों के सामंत थे। तो राइट आंसर हो जाएगा कुषाण। भारतीय कला का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है। तो भारतीय कला का जो स्वर्ण काल है वो गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्तकालीन कला की सर्वप्रमुख विशेषता है। तो हम देखेंगे गुप्त काल की सबसे प्रमुख विशेषता है मंदिरों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है। तो आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग हमें गुप्त काल में देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल का संस्थापक किसे माना जाता है। तो गुप्त काल के जो संस्थापक हैं वो श्रीगुप्त हैं। तो राइट आंसर श्रीगुप्त को गुप्त काल का संस्थापक माना जाता है। बिहार के भागलपुर में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो बिहार के भागलपुर में नालंदा विश्व की स्थापना कुमारगुप्त द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वह गुप्त शासक जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था। फाहयान नामक जो चीनी यात्री था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। वह गुप्त शासक जिसे कविराज कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को देखेंगे तो कविराज कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गुप्त शासक जिसने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया था। किस गुप्त शासक को सिक्के पर वीणा बजाते हुए उत्कीर्ण किया गया है। तो समुद्रगुप्त को सिक्के पर वीणा बजाते हुए उत्कीर्ण किया गया है। गुप्तकालीन सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पाया गया है। तो गुप्तकालीन सिक्कों का जो पहला संग्रह है वो कालीघाट में पाया गया है। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा है। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की जो भाव भंगिमा है वो है अभय मुद्रा में। राइट आंसर हो जाएगा अभय मुद्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप उदयगिरी गुफा संबंधित है। तो मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप जो उदयगिरी की गुफा है वो गुप्त काल से संबंधित है। तो उदयगिरी की गुफा गुप्त काल से, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा शुंग काल से। गुप्त काल में बनाई गई उदयगिरी की गुफा किस धर्म से संबंधित है। तो केवल उदयगिरी जब आए तो ये मध्य प्रदेश की विदिशा वाली है, गुप्त काल में बनाई गई और ये हिंदू धर्म से संबंधित है। और उदयगिरी खंडगिरी पूछे तो वो जैन धर्म से संबंधित हो जाएगी। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थित है। गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी है। तो ये वर्किंगहम म्यूजियम में रखी हुई है। प्रसिद्ध वराह मूर्ति हमें किस गुफा में देखने को मिलती है। तो वराह मूर्ति की बात करेंगे, वराह मूर्ति हमें उदयगिरी की गुफा में भी देखने को मिलती है और एरड़ के मंदिर में भी देखने को मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। सर्वतोभद्र शैली का मंदिर है। तो सर्वतोभद्र देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो सर्वतोभद्र शैली का उदाहरण है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर झांसी में स्थित है। गुप्तकालीन मूर्तियों में गंगा को किस जानवर पर सवार दिखाया गया है। तो गंगा को देखेंगे, गंगा को मगरमच्छ पर, क्योंकि गंगा को मकर वाहिनी कहा जाता है और यमुना को कूर्म वाहिनी। यानी यमुना को देखेंगे तो कछुए पर सवार दिखाया जाएगा और गंगा को देखेंगे तो
मगरमच्छ पर। तो क्वेश्चन गंगा के बारे में पूछा गया है, राइट आंसर मगरमच्छ हो जाएगा। गुप्तकालीन मूर्तियों में यमुना को किस जानवर पर सवार दिखाया गया? तो अभी वही बात कर रहे थे, गंगा को मगरमच्छ पर, यमुना को कूर्म, कूर्म मतलब कछुए पर। महरौली का लौह स्तंभ कहाँ है? महरौली का जो लौह स्तंभ है ये कुतुब परिसर दिल्ली में रखा हुआ है। खास बात यह है कि उसमें आज तक लोहे का बना है, खुले वातावरण में धूप, बरसात, ठंडी, ओस हर चीज को झेल रहा है, लेकिन उसमें आज तक जंग नहीं लगे। तो धातु विज्ञान का जीता जागता उदाहरण है। तो राइट आंसर है हो जाएगा महरौली का लौह स्तंभ जो है कुतुब परिसर दिल्ली में स्थित है। पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना प्रथम टेराकोटा मंदिर कौन सा है? यानी पकी हुई ईंट जो हम आज घरों में यूज करते हैं उससे बना मंदिर। पहले तो जो मंदिर बनते थे वो सब पत्थरों से बनते थे, लेकिन ईंटों से बना प्रथम मंदिर कौन सा है? तो देखेंगे भितरगांव कानपुर का ईंट मंदिर। सारनाथ के धमिक स्तूप के निर्माण में गुप्त शासकों ने किस सामग्री का प्रयोग किया था? सारनाथ का जो धमेक स्तूप है वो ईंटों से बना हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ईंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कब बनाया गया? ये भी प्रश्न खूब पूछा जाता है। देवगढ़ का अब ऐसे 5वीं 6वीं में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखना, देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो 5वीं शताब्दी में बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5। उदयगिरी की गुफा का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? उदयगिरी की जो गुफा है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में इस गुफा का निर्माण कराया गया था। गुप्तकालीन मंदिर के मुख्य अंग थे, तो इसमें हम देखेंगे जगती, गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडप और शिखर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसमें जगती भी होती है, गर्भगृह भी होता है, प्रवेश द्वार भी होता है, मंडप भी होता है और शिखर भी होता है। वहीं अगर इधर देखेंगे पहले वाले में, तो हर्मिका पहले वाले में इसलिए नहीं होगा क्योंकि हर्मिका स्तूप से संबंधित है। बी में भी हर्मिका है इसलिए भी नहीं होगा। डी में देखेंगे तो गर्भगृह, वेदिका, प्रवेश द्वार, थूहा, थूहा और कुप्टी है इसलिए 4 भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा सी, जगती, गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडप और शिखर। शयन मुद्रा में मिली सर्वाधिक मूर्तियां किसकी हैं? तो शयन मुद्रा में लेटे हुए ज्यादातर हमें विष्णु की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। तो राइट आंसर हो जाएंगे विष्णु। गुप्तकालीन प्रसिद्ध गोवर्धनधारी मूर्ति शिल्प कहाँ संग्रहित है? तो गुप्तकालीन प्रसिद्ध जो गोवर्धनधारी मूर्ति शिल्प है वो भारत कला भवन बनारस में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा भारत कला भवन बनारस। शेषाशायी विष्णु, अनंत साई विष्णु विश्राम अवस्था में मूर्ति शिल्प कहाँ स्थित है? तो शेषाशायी विष्णु, अनंत साई विष्णु की विश्राम अवस्था में जो मूर्ति शिल्प है वो हम देखेंगे तो हमें देवगढ़ के दशावतार मंदिर में देखने को मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये नेट में फोटो दे करके पूछा जा चुका है कि ये मूर्ति कहाँ बनी हुई है। शिखर शैली का प्रथम उदाहरण हमें किस मंदिर में देखने को मिलता है? तो शिखर शैली का पहला उदाहरण जो है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। पंचायतन शैली का उदाहरण है, तो पंचायतन शैली का भी उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। उत्तरी भारत की कला में सभी धार्मिक समुदायों की दृष्टि से शास्त्रीय चरमोत्कर्ष युग हम देखेंगे तो गुप्त काल में ही था। गुप्त शासकों द्वारा बनाए गए मंदिर निर्माण की दृष्टि से किस शैली के अंतर्गत आते हैं? तो गुप्त काल के सभी मंदिर नागर शैली के अंतर्गत आते हैं, जिसमें संधारा, निरंधारा और सर्वतोभद्र 3 प्रकार के मंदिर होते हैं। तिगवा का विष्णु मंदिर किस शैली के अंतर्गत बनाया गया है? तो जो तिगवा का विष्णु मंदिर है उसे हम देखेंगे तो निरंधारा शैली का उदाहरण है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर किस शैली के अंतर्गत बनाया गया है? तो नचना कुठार का जो पार्वती मंदिर है वो संधारा शैली के अंतर्गत बनाया गया है। राइट आंसर संधारा हो जाएगा। महाकवि कालिदास किसके दरबारी थे?
तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है इनके दरबार में भी नवरत्न हुआ करते थे। उन्हीं नवरत्नों में कालिदास भी शामिल थे। तो महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे। मेघदूत, रघुवंश, ऋतुसंहार किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो मेघदूत, रघुवंश और ऋतुसंहार ये सब कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। महरौली का लौह स्तंभ को जाना जाता है। महरौली का जो लौह स्तंभ है उसे हम आयरन पिलर, गरुड़ स्तंभ व विष्णु स्तंभ तीनों के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, इन सभी नामों से जाना जाता है। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? तो तिगवा का विष्णु मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ है? तो नचना कुठार का पार्वती मंदिर की बात करेंगे तो ये पन्ना में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा पन्ना। भूमरा का शिव मंदिर कहाँ है? तो भूमरा का शिव मंदिर सतना के पास नागौद स्थित है, नागौद में स्थित है। अहिछत्र का शिव मंदिर कहाँ है? ये ध्यान रखना, गुप्तकालीन मंदिरों से प्रश्न बनते हैं, कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर बनेगा। तो अहिछत्र का बल्कि एक से ज्यादा ही बनते हैं। अहिछत्र का जो शिव मंदिर है वो हम देखेंगे तो बरेली में स्थित है। राइट आंसर उत्तर प्रदेश का बरेली हो जाएगा। एरड़ का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो एरड़ के विष्णु मंदिर की हम बात करेंगे तो एरड़ का जो विष्णु मंदिर है वो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का सागर जिला। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में महासमुंद नामक स्थान पर यह सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। राजस्थान का एकमात्र गुप्तकालीन स्थल भीम की चौरी यानी भीम चौरी कहाँ स्थित है? क्योंकि भीम चौरी जो है ये राजस्थान में है, तो राजस्थान में पर्टिकुलर किस जगह से संबंधित है भीम चौरी पूछा गया है। तो राजस्थान का एकमात्र गुप्तकालीन भीम चौरी जो मंदिर है ये राजस्थान के कोटा में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोटा। उड़ीसा में बनाए गए मंदिरों की कलिंग शैली किस शैली का प्रतिनिधित्व करती है? तो उड़ीसा में बनाए गए मंदिरों की जो कलिंग शैली है, सीधी सी बात एक बार हमने बताई थी कि उड़ीसा के जितने भी मंदिर हैं वो सब कलिंग शैली के अंतर्गत आते हैं, और कलिंग शैली जो है वो नागर शैली का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रश्न में कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये होता है, उड़ीसा का नाम सुन करके हमारे दिमाग में साउथ की एक जो कहे छवि बनी है, तो हमारे दिमाग में शुरुआत में लगता है उड़ीसा नाम साउथ जैसा है, तो साउथ का है तो द्रविड़ होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना उड़ीसा साउथ में नहीं है, उड़ीसा भारत के पूर्वी हिस्से में है। पूर्वी हिस्से में होने के कारण ये साउथ में नहीं है। तो अगर पूर्वी हिस्सा आपको ध्यान रहेगा तभी आप नागर लगा पाओगे। तो ध्यान रखना उड़ीसा के जितने भी मंदिर हैं वो सब कलिंग शैली के अंतर्गत आते हैं और उनका संबंध नागर शैली से है। गोपुरम क्या है? गोपुरम हम देखेंगे द्रविड़ शैली में जो मंदिर बनाए जाते थे उनमें मंदिरों से भी बड़े बड़े विशाल प्रवेश द्वार बनाए जाते थे। तो मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा कि मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो गोपुरम कहलाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की श्रृंखला हमारी इस वीडियो में कवर होती है। उम्मीद करते हैं आप सभी इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किए होंगे, बहुत अच्छे नंबर आपके आए होंगे इसमें, और आप कोशिश करें कि जो प्रश्न आपसे बन गए हैं बहुत अच्छी बात है, जो प्रश्न नहीं बने हैं आपको उन्हें लिख करके तैयार करके चलना है, ताकि एग्जाम में अगर इन सब टॉपिक से क्वेश्चन आए तो हमसे गलत ना हो। अगर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो प्रश्न अगर आते हैं तो वो प्रश्न हमसे गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम ये प्रश्न जो है वो लगभग सबने तैयार किए हैं, और अगर हमने यहीं पर गलती कर दी तो फिर समझिए कि जो नए क्वेश्चन आने वाले हैं, नए क्वेश्चन ज़्यादा वैसे भी नहीं आने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर करंट अफेयर्स की जो बात चल रही थी, करंट बहुत क्वेश्चन करंट कहाँ से पढ़े, एनालिसिस अगर किया जाए तो अभी जो हाल ही में पेपर हुआ है उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें कितने प्रश्न करंट अफेयर्स से थे कला के? एक भी प्रश्न ऐसा उसमें नहीं पूछा गया था। जितना भी हम पढ़ रहे हैं, भारतीय संसद पढ़ रहे हैं,
अयोध्या मंदिर पढ़ रहे हैं, जितनी मूर्तियाँ अभी विशाल-विशाल बनी हैं उनको पढ़ रहे हैं। लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का पेपर देख लो, उसमें तक करंट अफ़ेयर से कोई प्रश्न नहीं आया था अभी। तो करंट के प्रश्न आएँगे, अगर आएँगे तो वो भी बहुत कम आएँगे, तो उसके चक्कर में आप अपना समय बर्बाद ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को रिवाइज़ करते रहें और प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं, जो आपका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करें। तो धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।